हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनूप कुमार है और आज मैं आपको ये 7 पैरामीटर बताने वाला हूँ एकदम डिटेल में कि बिट बनाते समय जो स्पेसिफिकेशन, कंसाइनी डिटेल, ईएमडी पैरामीटर, बिट डिटेल, टर्म्स एंड कंडीशन और बिट पब्लिश, ये चीज़ें जो आती है इनमें कौन कौन से पॉइंट हमें छोड़ने हैं, कौन से पॉइंट भरने हैं और किस पॉइंट का क्या मतलब होता है। पूरा डिटेल वीडियो है क्योंकि एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि इसके बारे में सर कंप्लीट वीडियो बनाइए जिसमें मैं आराम से चीज़ें समझ सकूँ। तो ये वीडियो उसी पे है, तो एंड तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो देखने के बाद आप भले बीओक्यू बिड हो या कस्टम बिड हो, कोई भी बिड है आप आराम से प्रिपेयर कर पाएंगे बिना किसी हेजिटेशन के और कॉन्फिडेंट तरीके से। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिकेशन। जेम बिड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्पेसिफिकेशन, क्योंकि अगर यहाँ थोड़ी सी भी गलती हुई तो बिड रिजेक्ट हो सकती है या फिर ऑडिट ऑब्जेक्शन आ सकता है। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं स्पेसिफिकेशन को सही तरीके से कैसे फिल करनी चाहिए। स्पेसिफिकेशन में जब बिट प्रिपेयर करते हैं अपना कस्टम कैटलॉग या फिर बीओक्यू बेस्ड बिट, तो जो भी हमारी प्रोडक्ट की कैटेगरी होती है, जो नाम देते हैं प्रोडक्ट का, वो यहाँ पे आता है। क्वांटिटी हमें दिखती है और एक्शन में दिखता है एडिट डिटेल। एडिट डिटेल में क्या क्या हमें दिखता है आइए मैं आपको बताता हूँ। स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, यहाँ पे जो भी आपका, जैसे ये मेरा आइटम है ब्रेक लाइनर असेंबली, इसका अगर कोई डेटा शीट, टेक्निकल डेटा शीट है, अगर मैंने स्टार्टिंग में अपलोड किया होता तो यहाँ पे विजिबल होता और यहाँ से मैं डाउनलोड कर सकता था। उसके बाद है क्राइटेरिया फॉर टेक्नो कॉमर्शियल लोडिंग इन बिट इवेल्युएशन। इसको हमेशा नो करते हैं। नो करने से क्या होता है कि आप अगर आरए भी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और अगर जीएसटी या जीएसटी सेस का जो अमाउंट है वो एप्लीकेबल करना चाहते हैं, वेंडर अगर उसको कोट करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। अगर आप इसे यस कर देंगे तो वो चीज़ें विजिबल नहीं रहेगी। फिर यहाँ पे आपको लोडिंग कैलकुलेशन मेथड देना होगा सेलर के रेफरेंस के लिए, और ये थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको नो ही करते हैं। इवन जेम भी सजेस्ट करता है। आप चाहें तो ये यूजर मैनुअल पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सारा कुछ डिटेल में लिख भी देता है कि लोड बेस्ड बिडिंग क्या होती है। यूजर मैनुअल बायर एंड सेलर दोनों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें भी डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट कीजिए, नेक्स्ट टाइम इसको भी कवर किया जाएगा। वापस से वीडियो में आते हैं तो इसको मैं नो करके सेव लोडिंग क्राइटेरिया करके मैं आगे बढ़ता हूँ। मान लीजिए इसी तरह से मैंने तीनों आइटम चेक कर लिए। आपके पास जितने भी प्रोडक्ट हैं आप सबको इसी तरह से चेक कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। ये एक पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। जैसे ही मेरा एक एक पार्ट कंप्लीट होता जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्रीन का जो है साइन आता जाएगा। इट मीन्स कि ये आपने कंप्लीट कर लिया है। स्पेसिफिकेशन फिल करने के बाद अगला जो हमारा है कंसाइनी डिटेल। कंसाइनी डिटेल में मटेरियल कितना भी सही हो, लेकिन अगर कंसाइनी डिटेल गलत हुई तो डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम आ सकती है। अब मैं आपको स्क्रीन पे एग्जैक्टली प्रोसेस करके दिखाता हूँ। कंसाइनी डिटेल हमेशा चूज करना है आपको जो आपका यूजर डिपार्टमेंट है जिसने इंडेंट रेज किया है। परचेस के केस में क्या होता है, हमेशा जो स्टोर या वेयर हाउस डिपार्टमेंट होता है हमें उस पर्सन की आईडी यहाँ पे डालनी होती है। और जो सर्विसेज का जो केस होता है, इनकेस अब अगर आप कोई सर्विस बिड बना रहे हैं तो वहाँ पे जो टेक्निकल इवेल्युएटर है वो आपका कंसाइनी रहता है। तो ये चीज़ ध्यान से आपको फिल करना है यहाँ पे कंसाइनी डिटेल। तो यहाँ पे मैं अपना कंसाइनी डिटेल में जब भी क्लिक करूँगा क्या क्या चीज़ें मेन आती है आइए वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो प्रोडक्ट की डिटेल हो गई, उसके बाद आ गया कंसाइनी का नाम, उनका एड्रेस और हमारा जो मटेरियल उसकी क्वांटिटी प्लस मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। अब यहाँ पे कई लोगों के मन में आएगा कि ये क्वांटिटी का जो टैब है वहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा था स्पेसिफिकेशन में, बट कंसाइनी डिटेल में हाईलाइट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से आप अपनी जो क्वांटिटी है प्लस माइनस कर सकते हैं, प्लस जो डिलीवरी का पीरियड है यहाँ पे आप डिलीवरी एक्चुअल में चूज कर सकते हैं आपको कब तक मटेरियल चाहिए। स्टैगर डिलीवरी ये होता है कि अगर आपको चाहिए कि ये जो 4 क्वांटिटी है आपको डायरेक्टली 4 क्वांटिटी एक बार में नहीं चाहिए, 2-2 क्वांटिटी हमें पार्ट में चाहिए, तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि जैसे 2 क्वांटिटी अभी लिख दीजिए और मान लीजिए ये डिलीवरी स्टार्ट डेट 0 से स्टार्ट होगा, कितने दिन में, 15 दिन में। 15 दिन में मुझे 2 क्वांटिटी चाहिए, प्लस ऐड कर दीजिए यहाँ पे 2 क्वांटिटी और उसके बाद 16 से लेके 30 दिन में चाहिए। तो इस तरह से आप जो डिलीवरी का टाइम है उसको स्प्लिट कर सकते हैं और पार्ट में डिलीवरी ले सकते हैं और सेलर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं इसके थ्रू। तो इस वजह से ये चीज़ें यहाँ पे स्टैगर डिलीवरी आती है। अगर जिसको भी नहीं आता तो स्टैगर डिलीवरी आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कंसाइनी। अब डायरेक्टली यहाँ पे कंसाइनी का जो डिटेल है वो अपलोड भी कर सकते हैं। अब उसके बाद इसको भी आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद इसी तरह से जो तीनों आइटम है सब पे आप डिलीवरी का टाइम या स्टैगर डिलीवरी जो भी चाहते हैं उसको आप सेव करके आगे बढ़िए। तो अब मान लीजिए मेरा कंसाइनी डिटेल भी कंप्लीट हो गया। अब इसको कंटिन्यू करके नेक्स्ट टैब में वापस जाते हैं हम,
देखिए यहाँ पे ये भी ग्रीन हो गया, कंसाइनी डिटेल भी ग्रीन हो गई है। कंसाइनी के बाद आता है बिड डिटेल। बिड डिटेल सेक्शन बताता है कि कितने वेंडर पार्टिसिपेट करेंगे और कंपटीशन कितना होगा। गलत बिड ड्यूरेशन इज इक्वल टू सिंगल बिड रिस्क। चलिए स्क्रीन पे इसे प्रॉपरली समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे काम की चीज़ यही है। सबसे पहले नंबर पे आता है बिड स्टार्ट डेट। बिड स्टार्ट डेट, यहाँ पे आपका बिड ड्यूरेशन रहता है बेसिकली, नंबर ऑफ डेज, मिनिमम कितने दिन और मैक्सिमम कितने दिन रखना है। अगर आप बीओक्यू बेस्ड या फिर कस्टम बिड कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 21 दिन का बिड ड्यूरेशन रखना पड़ेगा। ये जेम का प्रोविजन है। अगर आप नॉर्मल बिड बना रहे हैं, डायरेक्टली शॉपिंग कार्ट में मटेरियल ऐड करके डायरेक्ट आप परचेस कर रहे हैं, तो उस केस में आप 10 दिन भी रख सकते हैं मिनिमम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कस्टम बिड में 21 दिन ही रखना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे, सपोज मैं यहाँ पे 21 दिन करता हूँ, ऑटोमेटिक यहाँ पे जो डेट है वो दिखने लगेगी कि आज से 21 दिन बाद क्या डेट आने वाली है। और यहाँ से आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइम पे आप बिड को ओपन करना चाहते हैं। यहाँ पे दिख रहा है बिड एंड डेट, बिड एंड कब होगी और बिड ओपनिंग डेट। इन दोनों के बीच में आधे घंटे का डिफरेंस रहता है। ऑटोमेटिक जेम कैलकुलेट कर लेता है। जब भी आप जैसे यहाँ पे 9 बजे सेलेक्ट करेंगे तो 9:30 बजे बिड ओपनिंग टाइम रहेगा। उसके बाद आता है बिड ऑफर वैलिडिटी। मिनिमम आप यहाँ पे 15 दिन की ऑफर की वैलिडिटी रख सकते हैं और मैक्सिमम 180 डेज रहता है। तो जब भी आप कोई भी बिड की वैलिडिटी रखना चाहें तो अपने ऑर्गेनाइजेशन की नीड के हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद होता है टाइप ऑफ बिड। यहाँ पे सिंगल पैकेट है और 2 पैकेट है। 2 पैकेट में क्या होता है, देखिए आप इवेल्युएशन 4 तरह से कर सकते हैं। कैसे? एक तो होता है टोटल वैल्यू वाइज इवेल्युएशन, दूसरा होता है आइटम वाइज इवेल्युएशन, तीसरा आइटम वाइज कंसाइनी वाइज इवेल्युएशन, एंड फोर्थ नंबर पे आता है ग्रुप वाइज इवेल्युएशन। यहीं पे अगर आप सिंगल पैकेट में करेंगे तो सिंगल पैकेट में क्या होता है कि द ऑप्शन विल इनेबल L1 इवेल्युएशन एट टोटल बिड लेवल। आर यू श्योर यू वांट टू चेंज इवेल्युएशन मेथड? इसका मतलब होता है अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो इवेल्युएशन का मेथड आपका एक बार में ही होगा। इसमें फिर टेक्निकल पार्ट, कमर्शियल पार्ट नहीं होता है। डायरेक्टली जो भी ऑफर आपके पास आएंगे उन ऑफर को आप रिव्यू कर सकते हैं एक ही बार में। प्राइस पार्ट भी देख सकते हैं और सारे डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा 2 पैकेट ही बीट होता है, इसलिए इसको 2 पैकेट बीट ही करते हैं। उसके बाद आता है डू यू वांट टू टेक दिस बीट टू RA। अगर आपको रिवर्स ऑक्शन कंडक्ट करवाना है इस केस में तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज नो। तो इन केस अगर RA करना है तो RA के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन देता है, 50% बिडर टू क्वालिफाई RA या फिर एलिमिनेट ओनली H1 बिडर। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, हम तो एलिमिनेटेड ओनली H1 बिडर ही चूज करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है जो हायर होता है वो तो ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाता है एंड सेलेक्टिव वेंडर को ही RA में पार्टिसिपेट करने दिया जाता है। यहाँ पे MSc MII बिडर के लिए जो जेम में हर एक लेवल पे काफ़ी सपोर्ट मिलता है, बिड पे पार्टिसिपेट करने में भी, EMD एग्जेम्पशन में भी, प्लस इसके अलावा RA में भी। तो अगर आप MSc सेलर हैं तो फिर आप लोगों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। RA में आप H1 एलिमिनेटर रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे किसी भी स्टेज में। तो ये हो गया बिड टू RA। अभी मैं इसको नो कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसमें RA कंडक्ट नहीं करवाना है। अब आता है प्राइमरी प्रोडक्ट कैटेगरी। प्राइमरी प्रोडक्ट कैटेगरी में जैसे आपका जितने भी आइटम है उनमें से कोई एक आइटम आप सेलेक्ट कर लीजिए जो हाई वैल्यू का हो, जो आपका प्राइमरी प्रोडक्ट हो। इसके बाद है इवेल्युएशन का मेथड, जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल वैल्यू वाइज, आइटम वाइज, कंसाइनी वाइज एंड ग्रुप वाइज। टोटल वैल्यू वाइज तो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट आता है। इसका मतलब होता है कि जो भी सेलर है हर एक आइटम का, जैसे मेरे यहाँ पे 3 आइटम है, तीनों आइटम का सेलर को रेट डालना पड़ेगा। उसके बाद जो आइटम वाइज आता है, आइटम वाइज में क्या होता है, एक ऑप्शन दिया जाता है सेलर को कि जैसे 3 आइटम है, वो चाहे तो इन तीनों आइटम में एक आइटम पे करे या 2 आइटम पे पार्टिसिपेट ना करे। दिस इज अ ऑप्शनल चॉइस। उसके बाद तीसरे नंबर पे था आइटम वाइज कंसाइनी वाइज इवेल्युएशन। आइटम वाइज कंसाइनी वाइज इवेल्युएशन पहले नहीं हुआ करता था, जिम में अभी आया है। इसमें यह है कि हर एक शेड्यूल में आप कंसाइनी जो है चेंज कर सकते हैं। तो कंसाइनी के अकॉर्डिंग आपका जो है मटेरियल स्टोर में आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे कंसाइनी चेंज होता है और कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद है ग्रुप वाइज इवेल्युएशन। ये हम तब यूज करते हैं जब हमें मटेरियल का प्रोक्योरमेंट एक ग्रुप में चाहिए। सपोज अभी तो मेरे पास 3 आइटम है, मान लीजिए मेरे पास 4 आइटम रहते हैं और 2-2 आइटम का एक मैंने ग्रुप बना दिया। तो जो भी सेलर पार्टिसिपेट करेगा, अगर वो एक आइटम पे कर रहा है और उसका ग्रुपिंग का दूसरा आइटम है तो वो उसको उसमें भी करना पड़ेगा, वो स्किप नहीं कर सकता। तो इसलिए ग्रुपिंग वाइज का इवेल्युएशन भी है किया जाता है। तो ये होता है ग्रुप वाइज इवेल्युएशन। अब उसके बाद आता है, अभी तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली जो है
टोटल वैल्यू वाइज इवैल्यूएशन चूज कर लेता हूँ। अब उसके बाद आता है टाइम टू बी अलाउड टू द सेलर फॉर टेक्निकल कॉमर्शियल। अब सेलर को टाइम कितने दिन के लिए दिया जाता है, आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये मिनिमम 2 दिन एंड मैक्सिमम 20 दिन। जब भी ये क्या होता है ये तब आपको पता चलेगा जब आप कोई भी टेंडर ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक ड्यूरेशन, जैसे ही आप 2 दिन सेलेक्ट करेंगे तो सेलर को इट मीन्स कि 2 दिन का टाइम मिलेगा, वो 2 दिन के अंदर अपना जो क्लैरिफिकेशन है उसका रिस्पॉन्स कर सकता है। उसके बाद एस्टिमेट वैल्यू, आप यहाँ से एस्टिमेट वैल्यू डाल सकते हैं जो कि आपकी ओवरऑल एस्टिमेट वैल्यू है। ये आपका चेंज तब होता है इवेल्यूएशन वाइज। अगर आप यहाँ पे आइटम वाइज करेंगे तो आपको जो बिड की एस्टिमेट वैल्यू हर एक आइटम की डालनी पड़ेगी, ग्रुप वाइज है तो आपको ग्रुप वाइज डालना पड़ेगा, ये यहाँ से चेंज होता है। अब आते हैं डू यू वांट टू डिस्प्ले बिड वैल्यू इन बिड डॉक्यूमेंट, यस या नो। अगर आप यस करेंगे तो इसका मतलब है कि जो भी सेलर पार्टिसिपेट करेगा आपका एस्टिमेट वैल्यू वो देख लेता है और उसी के अकॉर्डिंग वो कोट करेगा। तो ये प्रोडक्ट के केस में तो आपको इसको इनेबल करना है या नहीं करना ये चॉइस है आपकी, आप इसे हाइड भी कर सकते हैं। बट सर्विस के केस में यहाँ पे आपको यस ही सेलेक्ट करना है क्योंकि इसमें पास्ट परफॉर्मेंस मांगा जाता है, एलिजिबिलिटी में एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो इसके लिए वैल्यू शो करना मैंडेटरी होता है। बट ये मेरा परचेस का केस है तो इससे मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद है ये पूछ रहा कि आपको ये रीसेल के लिए चाहिए, तो अगर हम बिड बना रहे हैं तो हमें ये रीसेल तो करना नहीं है। अगर कोई करना चाहता है तो आप उसे यस सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये नो है। इसके बाद अब आता है वेदर प्राइस वेरिएशन एप्लीकेबल। अगर यहाँ पे प्राइस वेरिएशन क्लाउज एप्लीकेबल है तो आप इसको यस सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। हम लोग तो नो करते हैं। यहाँ पे आप प्राइस वेरिएशन को मैनेज कर सकते हैं आइटम वाइज। मैं इसको नो कर देता हूँ क्योंकि मैं जनरली नो ही सिलेक्ट करता हूँ। अब उसके बाद है कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस CMC। अब ये पूछ रहा है कि इस प्रोडक्ट का क्या आपको मेंटेनेंस भी करवाना है। अब अगर आप यस सेलेक्ट करते हैं तो अब यहाँ पे आपको वारंटी ड्यूरेशन प्लस पोस्ट वारंटी आपको ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ेगी। कितने साल के लिए आपको ये पूछ रहा है कि कितने साल के लिए आपको मेंटेनेंस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सेलर अपना जो प्राइस कोट करेगा। तो इसमें क्या है तो प्राइस का डिफरेंस आता है और कुछ भी नहीं है। ये देखिए हर एक आइटम के लिए आ रहा है कि पोस्ट वारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट की वारंटी, कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी कितने ड्यूरेशन का रखना है। चलिए तो ये हो गया वारंटी का पार्ट, इसको क्लोज कर देते हैं। मैं भी इसको नो कर देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। अब उसके बाद एनुअल मेंटेनेंस चार्ज AMC। ये होता है अगर आपको AMC भी चाहिए तो यस कीजिए एंड इस पर भी AMC रिक्वायर्ड तो यस। कब तक के लिए चाहिए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, ऐसे हर एक प्रोडक्ट के लिए आप इसे चूज कर सकते हैं। इसके बाद इसको भी मैं नो कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये भी नहीं चाहिए। अब आता है डू यू वांट टू इनेबल इंस्टॉलेशन कमीशनिंग एंड टेस्टिंग फॉर दिस बिट। तो इसको भी हम लोग जनरली नो करते हैं, बट इन केस अगर आप यस करते हैं तो यस करने पे क्या पूछता है, ये बेसिकली इंस्टॉलेशन कमीशनिंग एंड टेस्टिंग का एक चार्ज होता है। अगर आप ICT सेलेक्ट करते हैं तो इसमें बेसिकली आप जो आपकी पेमेंट टर्म है उसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो अगर आपको यूज करना है तो उसको यस कीजिए, अदरवाइज नो करके आगे बढ़िए। अब उसके बाद आता है ITC बेस्ड वैल्यूशन। बेसिकली यहाँ पे हमें टैक्स अमाउंट के लिए यूज करते हैं, यस या नो। नो तो कर नहीं सकते, आपको यहाँ पे यस ही करना पड़ेगा। यस करेंगे तो आपको जितने भी आपके प्रोडक्ट है उसमें 100% का ICT और GST चाहिए, ये हमें यहाँ पे डालना। अवेलेबल इनपुट टैक्स, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए हमें यहाँ पे 100 चूज करना पड़ता है। अभी मैंने चूज कर रखा है तो इसको नो कर देता हूँ। जो अब ये जो आता है आर यू नोटिफाई बायर अंडर 9(4) सेक्शन, तो इसको नो ही करते हैं। नो करने पे भी आता है कि बायर कैन प्रोसीड विदाउट। अगर आप यस करेंगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है क्योंकि इसमें सेस का भी चार्ज देना पड़ता है, सेस का भी अमाउंट फिक्स किया जाता है जब भी सेलर पार्टिसिपेट करेगा, और आपको इवेल्यूएशन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसीलिए आप इसको नो करके आगे बढ़ सकते हैं और यही बेस्ट रहेगा। जेम भी बोलता है, यहाँ एडवाइजरी देता है, बायर कैन प्रोसीड विदाउट एंटरिंग एनी वैल्यू, तो कुछ भी वैल्यू ना डालते हुए भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अब उसके बाद आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपको डालना है तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट अपने ATC में जो डॉक्यूमेंट आपका रहता है उसमें लिख दीजिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अब ये जो मेन चीज़ है वो ये है, मिनिमम नंबर ऑफ बिड रिक्वायर्ड फॉर डिसेबल ऑटोमेटिक बिड एक्सटेंशन। अब जितने ऑफर आपको चाहिए, मुझे तो मिनिमम 3 चाहिए। कितने दिन के लिए ऑटो एक्सटेंडेड होगा, 10 दिन के लिए। कितनी बार करना है, 1 बार 2 बार 3 बार, ये आपका चॉइस है, उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। ये पूछता है क्या आपको कोई डॉक्यूमेंट सेलर से चाहिए, अगर हाँ तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट मल्टीपल दिख रहे हैं, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद होता है कि आपको जो बिडर के डॉक्यूमेंट है दूसरे बिडर को शो करवाने हैं, तो यहाँ पे यस ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। पहले नो का ऑप्शन में हम बिड प्रिपेयर कर लेते थे, लेकिन अभी नहीं कर सकते, अभी आपको यस ही करना पड़ेगा। उसके बाद है रिलैक्सेशन MSC के लिए, और इसमें पार्शियल या कंप्लीट देना रहता है।
तो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो स्प्लिटिंग MSC MII की गाइडलाइन होती है वहाँ से भी हम प्रेफरेंस दे के भी सेलर को, जो MSC सेलर है उनको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो यहाँ पे नो करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद है मोड ऑफ टेंडरिंग। यहाँ पे अगर आप नॉट रिक्वायर्ड सेलेक्ट करेंगे तो आपका ओपन टेंडर रहेगा। लिमिटेड करेंगे तो यहाँ पे आपको लिमिटेड पार्टी का नाम देना पड़ेगा, उनका सेलर ID देना पड़ेगा या फिर उनका नाम डालना पड़ेगा। बेसिकली सेलर ID और पैन कार्ड से ही आप यहाँ पे लिमिटेड टेंडर में सेलर का नाम डाल सकते हैं, और सिंगल टेंडर में भी सेम इसी तरह से सेलर ID या तो फिर आप पैन कार्ड नंबर से ऐड कर सकते हैं। तो मेरे को ओपन टेंडर करना है तो नॉट रिक्वायर्ड करके आगे बढ़ूंगा। तो ये हो गया सारा डिटेल। इन सबको नो कर दीजिए, कोई इतना मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यस करके सेव यहाँ पे कर दीजिए। बिड डिटेल के बाद आता है EMD या परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। EMD और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का सिलेक्शन वेंडर पार्टिसिपेशन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, इसलिए अगर गलत सेटिंग भी हुई तो जो आपका बेस्ट वेंडर है वो भी बिड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो आइए इस सेक्शन को स्क्रीन पे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखिए बिड डिटेल भी मेरी यहाँ पे ग्रीन हो गई है। अब पूछ रहा है EMD परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। अब यहाँ पे अगर 5 लाख के अबव की वैल्यू है तो यहाँ पे आप इसको इनेबल कर सकते हैं या फिर आपके ऊपर इसको नो कर दीजिए। अगर यस करते हैं तो फिर आपको बैंक चूज करना पड़ेगा। EMD का कितना अमाउंट आप लेंगे वो अमाउंट यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, और उसके अलावा यहाँ पे लिखना पड़ेगा किसके फेवर में जाएगा, प्लस उनका डेजिग्नेशन क्या है और इस यहाँ पे एड्रेस क्या है। और यहाँ पे BG वेरिफिकेशन में नो करके सेव करके आगे बढ़ सकते हैं। बट मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। सेम चीज़ EPBG में भी है, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। इसको भी आप यस कर देंगे तो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से बैंक, प्लस कितना % आपको लेना है सिक्योरिटी डिपॉजिट, कितने मंथ के लिए लेना है, एंड किसके फेवर में रहेगा, डेजिग्नेशन और एड्रेस। और यहाँ पे नो करके सेव करके आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ें जो है तब हम परफॉर्मेंस गारंटी लेते हैं इन केस अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है। और ये एक तरह से गारंटी होती है कि कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने के पहले कोई भी सेलर है जो L1 रहता है उसे ये अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है ताकि वो आपका काम पूरा कर सके। बाद में वो रिफंडेबल रहता है। तो इसको भी मैं नो कर देता हूँ और मैं सेव करके आगे बढ़ता हूँ। EMD और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के बाद आता है MSC MII स्प्लिटिंग। ये सेक्शन पॉलिसी कंप्लायंस का हर्ट है। मैक्सिमम बायर यहाँ पे अनजाने में गलती कर देते हैं, इसलिए स्प्लिटिंग MSC और मेक इन इंडिया को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो MSC सप्लायर या MII सप्लायर होते हैं उनको जो एग्जेम्पशन मिलता है वो समझना आपको बहुत जरूरी है। MSC MII वेंडरों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसमें मिलता है अगर कोई सेलर ने कुछ भी रेट कोट किया है और अगर आप MSC और MII की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं तो अगर आप L3 भी हैं और L1 से आपका रेट 20% हायर भी है तो भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी L1 का प्राइस मैच करने के लिए। तो इसलिए इस सेक्शन को लाइटली मत लीजिए। आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन में दिखाता हूँ कैसे करना है। अब यहाँ पे पूछता है स्प्लिटिंग MSC MII। अब यहाँ पे ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है, यहाँ पे इसको नो कर दीजिए क्योंकि बिडिंग जो अलाउ है। कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो इसको यस करेंगे तो इसमें हर एक उसमें आपको कैपेसिटी डालना पड़ेगा कि मिनिमम कैपेसिटी हर एक सेलर से आपको कितनी चाहिए आइटम वाइज। तो हर कोई सेलर क्या करते हैं आजकल अपना सर्टिफिकेट दे देते हैं जिसमें 50% मिनिमम या 100% लोकल कंटेंट रहता है। इसके अलावा आपका यहाँ पे आर्बिट्रेशन क्लाउज है एप्लीकेबल, अगर आप इसको यस करेंगे तो आपको सारा डिटेल डालना पड़ेगा कॉम्पिटिशन अथॉरिटी का, और ये कोई करता नहीं है तो ज़्यादातर लोग नो करके ही आगे बढ़ते हैं। तो इनको नो कर दीजिए। इसमें जो सबसे काम की चीज़ है वो ये है, डू यू वांट टू प्रोवाइड परचेस प्रीफरेंस टू सप्लाई, यस, इसको यस कर दीजिए। और 20-50% का जो है आप डिफरेंस रखिए। MSC की गाइडलाइन को फॉलो जरूर कीजिएगा क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आप बिड प्रिपेयर कर रहे हैं तो MSC की गाइडलाइन को बाईपास नहीं कर सकते। तो इसलिए 20-50 करके इसको यस करके मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर यहाँ पे मैं 20-50 सेलेक्ट कर लूँगा, ऐड व्यू लोकल कंटेंट में क्लिक करेंगे तो ये आपका मेक इन इंडिया में भी ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा। तो MSC और MII के लिए सबसे मेन चीज़ है हमारा परचेस प्रेफरेंस देना। यहाँ पे अगर आप देंगे तो लोकल कंटेंट का 20+50% का यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं आप यहाँ पे वैल्यू। और इसके अलावा जो आपका परचेस प्रीफरेंस है 15+25 होता है L1+X। इट मीन्स कि जो L1 की वैल्यू है उससे 15% अगर अबव भी होगा MSC का तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा। तो ये होता है MSC के लिए बेनिफिट। स्प्लिटिंग MSC MII के बाद आता है टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं होती, ये बिड का लीगल प्रोटेक्शन होता है। डिलीवरी, पेमेंट, LD सब कुछ यहीं डिसाइड होता है। चलिए स्क्रीन में डिटेल में समझते हैं। अब टर्म्स एंड कंडीशन पे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो यहाँ पे सेलेक्ट कर। जेनरिक में जाते हैं तो जेनरिक में आता है हमारा जेनरिक क्लाउज। वहाँ पे जैसे एक्चुअल डिलीवरी एड्रेस आपको सेलेक्ट करना है, इसको चूज कर लीजिए। और
बिडर आर एडवाइज टू जीएसटी देयर ऑन प्राइस, ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट कर लीजिए। ओके क्लिक करिए। ओके करेंगे तो आपका जो ये क्लाउज है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इस तरह से आप स्कोप ऑफ सप्लाई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, टर्नओवर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्पेक्शन की क्या गाइडलाइन है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, वारंटी कितना चाहिए ये सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो आप एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं उसके लिए आपको ऐड करना बायर एडेड बिड स्पेसिफिक एटीसी, इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सारा टैब हाईलाइट होने लगता है। यहाँ पे आप पेंसिल का जो ये टिक दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि किस केस में आपको बिड का जो प्राइस है इंक्लूड करना है, ओनली सप्लाई ऑफ गुड करना है या इंस्टॉलेशन भी इंक्लूड करने हैं। यहाँ से बेसिकली अमाउंट फिर आपको डिफाइन करने पड़ते हैं और सेलर के लिए भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए ओनली सप्लाई ऑफ गुड करते हैं। एंड इसके बाद इंस्पेक्शन की गाइडलाइन है तो एज मेंशन इन एटीसी, एटीसी मेरा जो डॉक्यूमेंट है इंस्पेक्शन की क्लाउज मैंने यहीं पे डाल दिया है। और यहाँ पे एडिट कर में जाके आप पेंसिल से यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ पे एटीसी भी अपलोड करते हैं। उसके बाद सबमिट करेंगे तो ये आपका जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे बेसिकली सिंपली ये सबमिट हो जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन फिल करने के बाद आता है वेरीफाई ओटीपी एंड पब्लिश। ये लास्ट स्टेप है और यहाँ पे एक क्लिक पूरी बिड का फ्यूचर डिसाइड करता है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद यहाँ कुछ भी एडिट नहीं होगा, इसलिए जितनी भी आपने प्रोसेस इसके पहले कंप्लीट की है एक बार इसका ड्राफ्ट बिड चेक जरूर करें और अपने इंडेंट से वेरीफाई करें। अगर सब कुछ करेक्ट है, ओके है, देन उसके बाद ही आप इसे सबमिट करें। और अगर फिर भी डाउट आता है तो बिड बनाने के बाद आप अपना किसी थर्ड पर्सन से, या तो आपका कलीग है या फिर आपके मैनेजर हैं, उनका एक अप्रूवल ले लीजिए। बिड प्रिंट करके उसको चेक करवाइए। चेक करने के बाद आप उन पे अप्रूवल लेके आगे प्रोसेस कीजिए। क्योंकि कई बार होता है कि जब हम प्रिपेयर करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट तो उसमें हमें गलती नहीं दिखती, बट जो एग्जामिनर होता है या जो दूसरे चेक करने वाला होता है उसको गलती दिख जाती है। तो ये स्टेप को फॉलो जरूर करें। यहाँ पे आता है ड्राफ्ट बिड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्लिक करके आप बिड को एक बार रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ये बोलता है प्लीज़ कंफर्म यू हैव व्यू ड्राफ्ट। अगर आपने चेक कर लिया है तो यस कीजिए और यस करके जनरेट की कर दीजिए। फिर ये की जनरेट होगी। की जनरेट होने के बाद आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे कि आप इसको बिड पब्लिश किस मोड से करना चाहते हैं, ओटीपी के थ्रू या डीएससी साइन के थ्रू। तो ज़्यादातर लोग ओटीपी के थ्रू ही करते हैं, बट अगर इनकेस आपकी वैल्यू करोड़ों में है, 50 लाख 40 लाख की है, तो आपको डीएससी साइन पे ही करना पड़ेगा। तो अगर आपने डीएससी साइन नहीं बनाया है तो सबसे पहले डिजिटल सर्टिफिकेट की वेबसाइट में जाके आपको वो साइन क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप बिड को सबमिट कर पाएंगे, क्योंकि ऑर्डर प्लेसमेंट के टाइम पे भी डीएससी इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप ऐसे ही जेम, सप्लाई चेन और एसएपी से रिलेटेड चीज़ों को समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।